आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, सुनिए वित्त मंत्री जी। इस देश की युवा आबादी भी अपने वित्त मंत्री जी से कुछ अपेक्षा रखती है। वो चाहती है कि उन्हें उच्च शिक्षा, अच्छी उच्च शिक्षा मिले। इस देश में उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है? महज 100 में से 18 बच्चों को उच्च शिक्षा मिल पाती है। उसमें से भी गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। इस देश में रोजगार की स्थिति क्या है? बाजार जिस तरह के रोजगार की तलाश में है, उस तरह की ट्रेनिंग हमारे युवाओं को नहीं दी जाती। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे युवा सबसे ज्यादा मजबूत हैं। हम चीन को पछाड़ देंगे क्योंकि हमारे पास देश की युवा आबादी है। आज सुनिए वित्त मंत्री जी पे, इसी पे चर्चा। देश युवा है, उम्मीदें जवान है, और अगर इसे सही दिशा दी गई तो विकसित भारत का सपना भी पूरा किया जा सकता है। देश का युवा रोजगार के मौके तलाश रहा है, लेकिन बेकारी दूर होती नहीं दिखती। फिलहाल देश में 13.3% युवा बेरोजगार है। ऐसे में वित्त मंत्री जब मोदी सरकार का पहला बजट पेश करेंगे तो युवा शक्ति अपने लिए कुछ खास इंतजाम जरूर चाहेगी। मैं यूथ के बारे में सोचे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और उनका जो फ्यूचर, उस सब चीज के बारे में उनको सोचना चाहिए। हमारे नौजवान किसी भी किस्म मतलब बेरोजगारी के ज्यादा शिकार हैं, कहीं दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं रोजगारी के मसले के पीछे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सरकार है इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे। एजुकेशन लोन भी युवाओं के लिए समस्या से कम नहीं। लोन की सहूलियत ने हायर स्टडी का सपना देख रहे युवाओं की मुश्किल कम तो की है, लेकिन ब्याज की दर और लोन की शर्तें अब भी उनकी परेशानी बढ़ा रही है। उनसे विनती करना चाहते हैं कि वो जो फीस है, जो उसका स्टैंडर्ड है, जो एक लेवल है, जो उसे कम कर दिया जाए। अगर वो जिसमें अगर फीस ज्यादा हो, जिस स्टूडेंट को जो गरीब है उसको पढ़ना हो, हमारे जैसे को आगे जाके, तो फीस ज्यादा हो तो उनको उसके लिए लोन दी जाए। इसके अलावा पिछले दिनों कंपनियों से छटनी ने भी युवाओं के लिए परेशानी खड़ी की। 2008 से 2011 तक दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर रहा। कंपनियों ने अपने खर्चों में कटौती के लिए स्टाफ की छटनी भी की, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार हुए। बेशक मंदी का दौर फिलहाल नहीं है, लेकिन उसका असर अब भी मौजूद है। ऐसे में वित्त मंत्री पर इन युवाओं की उम्मीदों का भी ख्याल रखने की चुनौती है। जम्मू से शहनवाज खान और इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव के साथ पूरब पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि उनका सबसे ज्यादा ध्यान युवाओं के कौशल विकास पर रहेगा। इस देश में एक राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम बनाया गया, एक अथॉरिटी बनाई गई। उसके तहत कहा यह गया, एक लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक 50 करोड़ युवा आबादी को स्किल किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना है, उनका फॉर्मूला है स्किल, स्पीड एंड स्केल। तो हमारे देश के युवा कर्णधार जो कल का भविष्य है, मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि वो कैसा भारत चाहते हैं, वो कैसा भारत चाहते हैं। इस भारत में उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर इस देश में 2014 में एक नेशनल यूथ पॉलिसी आई है, तो उस नेशनल यूथ पॉलिसी का इनको कैसे फायदा मिलना चाहिए विभिन्न क्षेत्रों में। साथ ही कुछ देर में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका विजन क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कि इस देश की युवा आबादी क्या कुछ सोचती है। तो आइए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि युवा इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, आप जैसे युवाओं के लिए किसी भी सरकार को क्या करना चाहिए? हमारी हेल्प करनी चाहिए। किस रूप में? जो बेरोजगार हैं उनकी हेल्प करें। आप मुझे बताइए, आप क्या मानती हैं? हम स्पोर्ट्स के हैं, हमें इक्विपमेंट देना चाहिए। मुझे पिछले 3 साल से मैं अपनी मैम को बोल रही हूँ कि मुझे इक्विपमेंट चाहिए। मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ट्रायल देने गई, मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरी 14 रैंकिंग आई, तो फिर 14 रैंकिंग का क्या फायदा जब मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। आपको कभी लगता नहीं कि 1 अरब 21 करोड़ की आबादी का जो देश है, जब वो कॉमनवेल्थ खेलता है, एशियन गेम खेलता है या ओलंपिक खेलता है, और हम लोगों के यहाँ जब मेडल्स के लिए हम सोचते हैं ओलंपिक्स में कि हमें मेडल मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा? मिल सकता है, हमें कुछ इक्विपमेंट मिलेगा तो हम प्रैक्टिस करके कोरिया के क्या कुछ ज्यादा वो करते हैं, हमें मिल सकता है। आप कह रही हैं आप भी उसके लिए तैयार हैं, बशर्ते आपको वो सारी सुविधाएं मिले। हाँ, मुझे यही वो होता है कि बड़े लोग तो पैसे देके ले सकते हैं, लेकिन हम छोटे घरों से है तो हम नहीं ले सकते। जी,
और एक मेरे मित्र यहां पर है। मित्र, इस देश में उठिए, एक युवा नीति आई है, उस युवा नीति के तहत युवाओं को मजबूत करने की बात कही गई है। मेरा आपसे सवाल यह है, हमारा देश इसलिए मजबूत कहा जाएगा, चीन से भी हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी युवा आबादी है, यानी 65 करोड़ आबादी 35 साल से कम, 50 करोड़ आबादी 25 साल से कम। क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए तो सबसे पहले जिस प्रकार से जो शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं उन पर भी रोक लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त पढ़ाई के लिए जो लोन मिलता है उस पर 0% ब्याज के तहत उनको लोन देना चाहिए, जिससे कि जो आगे करना चाहते हैं वो अपनी रुचि के हिसाब से अपना क्षेत्र निर्धारित कर सकें। अभी अगर कोई किसी को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो फिर यदि उसको पैसे की समस्या होती है, वो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता है, तो वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में नहीं जाता, वो सामान्य सा BA या BSc करके बैठ जाता है। तो यदि उनकी रुचि के हिसाब से ऐसा कुछ चाहते हैं तो उन्हें लोन 0% पे मिलना चाहिए और शिक्षा माफियाओं से शिक्षा को बचाना चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी है, यहां पर हमारे युवा मित्र ने बताया कि शिक्षा में बदलाव की आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि हर नुक्कड़ में एक दुकान खुल चुकी है। इसलिए दुकान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस देश के आंकड़े ये बताते हैं कि 4 में से केवल 1 इंजीनियर इस देश का नौकरी पाने लायक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सवाल उठता है। सौरभ भारद्वाज हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन आपने इंजीनियरिंग के बाद राजनीति का मार्ग क्यों चुना, यह भी अपने आप में दिलचस्प है। कहा तो यह भी जाता है कि राजनीति में भी अब ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। सौरभ भारद्वाज साहब, हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह देश युवाओं से भरा है, यह देश युवाओं की ताकत से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सवाल है इन युवाओं के लिए काम क्या किया जाए। हायर एजुकेशन की बात करें, हम पीछे रह जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हम पीछे रह जाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करें, हम पीछे रह जाते हैं। रोजगार की हम बात करें, हम पीछे रह जाते हैं। भारद्वाज साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपका सवाल। मेरा सवाल यह है कि इस देश के युवाओं के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? जी देखिए, सरकार को प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो चीज फिजिबल है वो करनी चाहिए। अभी तक देखा यह जा रहा है कि सरकारें बातें बहुत करती हैं, और जो नई सरकार आई है ये और भी खूबसूरती से बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर ऑन ग्राउंड कुछ नहीं कर रही है। अब जो बजट आ रहा है इसके अंदर देखा जाएगा कितना पैसा वोकेशनल ट्रेनिंग्स में खर्च करते हैं, कितना पैसा ये हायर एजुकेशन में लोकेट करते हैं, कितना पैसा ये प्राइमरी एजुकेशन में डालते हैं, और क्या ये पैसा पुरानी सरकारों से ज्यादा है या नहीं है, इससे पता चलेगा इनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। लेकिन ये आंकड़े आप देखेंगे, हमारे देश में जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। 15 से 59 साल के केवल 10% लोगों के पास वोकेशनल ट्रेनिंग है। इसमें से जिसको हम हाईली स्किल्ड कह सकते हैं उनका औसत है 2.5%, जिसमें से आप सर्विस सेक्टर को गिन सकते हैं, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गिन सकते हैं। आप सोचिए कि युवाओं की आबादी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा क्योंकि स्किल नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारी जो स्टडीज हैं, खासतौर के 12वीं के बाद जो बेसिक एजुकेशन के बाद जो है वो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं है हमारी। वो आज भी वही पारंपरिक पढ़ाइयाँ हैं, जैसे BA है, BCom है, BSc है। इसके बाद भी आपको कोई नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। जितने युवा हैं वो ये सोचते हैं सरकारी नौकरियों में बात आ जाए तो ठीक है, वरना उनके पास कोई ऐसा स्किल सेट डेवलप नहीं हो पाता कि वो प्राइवेट जॉब्स उनको मिल पाए। मुझे लगता है जैसे कि अभी DU के पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस हुए थे, इस मौके को सरकार को यूज करना चाहिए था कि हाँ, चेंजेस शायद जो हुए वो गलत हैं, मगर क्यों ना अच्छे चेंजेस कर दिए जाएं DU के पाठ्यक्रम में, ताकि लोग नौकरी पाने के लिए सक्षम बने। चलिए भारद्वाज साहब, मेरे साथ यहां पर बीटेक के कुछ छात्र भी है, युवा छात्र हैं, उनसे जानते हैं वो बीटेक कर रहे हैं, क्या उसके बाद उनको ये लगता है कि उन्हें आसानी से रोजगार मिल जाएगा, या उनको लगता है भविष्य अग्रे किंग भविष्यति, आगे क्या होगा उन्हें खुद नहीं मालूम है। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि एक बार आप अपनी हायर स्टडी पूरी कर लें उसके बाद आपको रोजगार मिल सकता है आज के इस दौर में? पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा हम किस बजट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उस बजट की जहाँ VP के जो हमारे VC है, वाइस चांसलर, उनके ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। 4 पिलर्स हैं हमारे यूथ के, चारों टूटे पड़े हैं, विच इज एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हायर स्टडीज की हम लोग बात करते हैं। हमारा कॉलेज अदिति महाविद्यालय से, आई एम फ्रॉम अदिति महाविद्यालय,
कॉलेज प्राइमरी स्कूल की जगह पे बना हुआ है, प्राइमरी स्कूल से भी गंदा कॉलेज। जस्ट आस्क वीसी टू गो ओवर देयर, एक बार वहां जाके 2 घंटे के लेक्चर लेके देख ले। सीरियसली आई विल गिव हिम अ ग्रैंड सैल्यूट ऑन इट, अगर वो एक लेक्चर भी वहां लेके देख ले। स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स वी डोंट हैव स्पोर्ट्स। जो रग्बी स्टेडियम है वहां पे दे हैव टू पे 500 रुपीज, तब जाके सिर्फ जो एमए स्टूडेंट्स हैं हु आर डूइंग मास्टर्स उनको एंट्री मिलती है। हम बैचलर्स के लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो बात करती है स्किल, स्पीड एंड स्केल की। वो बात करती है, दैट इज द थिंग ना। हम लोग गवर्नमेंट से बात करती है, बात करने से कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे 10 और डिबेट्स रख लीजिए, स्टिल इट वोंट वर्क आउट, क्योंकि बात करने से ज्यादा एक्शन लेना जरूरी है। तो वर्कआउट कैसे होगा? एक्शन, आज गवर्नमेंट टू एक्शन। शी जस्ट टोल्ड ना इक्विपमेंट्स की जरूरत है। आपको गवर्नमेंट सुन रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑब्वियसली शी नीड इक्विपमेंट। 2 लाख के आर्चरी के इक्विपमेंट्स आते हैं, 2 लाख मंथली, ईयरली सैलरी भी नहीं होती किसी मीडियोकर की 2 लाख। सबसे बड़ी चीज जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। हायर एजुकेशन है, जो कॉलेजेस अच्छे हैं, मिरांडा, केएमसी, कालिंदी, दे आर गुड कॉलेजेस, ठीक है। इनके स्टेडियम्स, ग्राउंड्स अच्छे हैं, उनको और ज्यादा अच्छा किया जा रहा है। भाई कॉलेज है, हमारा कॉलेज है, इट्स अदिति महाविद्यालय। आज हमारा स्पोर्ट्स ट्रायल था, टुडे इटसेल्फ। आपको क्या लगता है, जिस देश की ताकत उसका यूथ है, उस देश का यूथ इतना नाराज क्यों है? ताकत हम लोग किसी को ताकतवर कब बोलते हैं? व्हेन वी हैव पावर इन आवर हैंड। पावर तो सारी गवर्नमेंट के पास है। आपकी आवाज में तो दम है। कोई फायदा नहीं है, ये लोग एक कमरे में बैठ के मैन्युअली बजट बना के, बजट डिसाइड करके हमारे पर थोप देते हैं। मित्र, आप मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं? जरा उठिए ना। ये दौर है आपके लिए अपनी आवाज रखने का, और मैं चाहूंगा बुलंदी से अपनी आवाज रखिए। एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है, भविष्य में आपको रोजगार मिल जाएगा? ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मेरा रोजगार मिलेगा। कोई मतलब बड़े बड़े वादे करते हैं कि भाई मेरे को मिलेगा, 100% है, कोई इसका वादा नहीं है। पता चल गया मेरे को भी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पता नहीं, भ्रष्टाचार इतना है। एक तो कोई गवर्नमेंट जॉब में आधी सीट तो पहले से ही बुक होती है। तो अगर आप लोग इस तरह से निराश होंगे, हमारा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा? नाराज होने से ही कुछ होगा। अभी नाराज हो जाएंगे तो कल जाके कुछ सही कर पाएंगे। मित्र, अब बजट आने वाला है, और इस बार आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे ज्यादा फोकस यूथ पे किया है, और यूथ ने उन पे भरोसा भी जताया है। स्किल डेवलपमेंट को उन्होंने अपना सबसे मेन एजेंडा बनाया है। आपको लग रहा है कुछ उम्मीद है इस बार? उम्मीद रखते हैं, देखते हैं। अभी आए हैं, सरकार नहीं आई है, नया बजट बना है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। मित्र, आप मुझे बताएंगे, इस बार यूथ की बहुत जोर शोर से बात हो रही है। क्या आपको लग रहा है कुछ आएगा, कुछ मिलेगा, या सिर्फ बातें? हाँ, उम्मीद तो है मिलने का, लेकिन मिलेगा तो अच्छा है। सबसे पहले चीज होनी चाहिए कि यूथ, आज हमें यूथ ही सोचता है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उसको स्किल मिलनी चाहिए काम करने की, न कि सिर्फ सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरियां कितनी जनरेट होंगी? बहुत ज्यादा नहीं जनरेट हो सकती, निश्चित रूप से एक सीमा है उसकी। तो स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहिए निश्चित रूप से। सिर्फ स्किल, आप मुझसे स्किल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर एक और सवाल आपसे भारद्वाज साहब करना चाहूंगा। ये युवा मित्रों की जो आवाज है कि अब सरकारों को काम करने की जरूरत नहीं है। मित्र, आप बैठिए। अब सरकारों को बात करने से ज्यादा जरूरत है जमीन पे काम करने की, क्योंकि आपके लिए ये जो आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा आने वाले दिनों में। यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। जी, ये मेरे लिए सवाल था। जी भारद्वाज साहब। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मुझे लगता है जो नई सरकार है और इसने अच्छे वादे किए हैं, और हमें होप करनी चाहिए कि पूरा करें। मगर इस वक्त जरूरी है कि सरकार एक रोड मैप दे। रोड मैप इस तरीके का होना चाहिए कि 1 साल के अंदर हम 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आने वाले 1 साल के अंदर हम 6 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, इतने करोड़ लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स देंगे, इतने लोगों को हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, और एक रोड मैप होना चाहिए जिसके अंदर क्वांटिटी होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोजेक्ट की डेडलाइंस होनी चाहिए कि इस दिन तक ये होना चाहिए, इस दिन से ये होना चाहिए। वरना सिर्फ अगर सिर्फ बातें करती रहेगी सरकार, एडवर्टाइजमेंट्स पे पैसा खर्च करती रहेगी, मार्केटिंग करती रहेगी, फिर कुछ नहीं होगा, फिर यही निराशा। बिल्कुल भारद्वाज साहब, यही निराशा हाथ लगती है। लेकिन यंग नेशन क्या कह रहा है? यंग नेशन की आवाज बुलंद जरूर है, लेकिन ये सरकारों के तख्त और ताज को हिलाने की दमखम भी रखता है। अगर सड़क पे निकल आए तो सरकार के सिंहासन डोलने लगते हैं। इसलिए अब बहुत ज्यादा नहीं, सरकार इन्हें सिर्फ बातों में पटा सकती है। सरकार को एक्ट करना होगा। दिल्ली के युवा मित्र क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, आइए आपको सुनाते हैं।